हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट पर्सनालिटी चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं उनका परिणाम प्रायः मई के अंतिम सप्ताह में आता है। और जब ये परिणाम आते हैं तो आपने कई दफ़ा ऐसा महसूस किया होगा कि बहुत से बच्चे अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं रहते। आप उन्हें बधाई देने के लिए जाते हैं इसलिए कि उनके 96% अंक आए हैं। वो बच्चा रो रहा है और कहता है कि ये परिणाम मेरे आशा के अनुरूप नहीं है। तो देखिए, अगर आप ध्यान से उसमें विचार करें तो ये पाएंगे कि जो परिणाम आते हैं उसमें कुछ बच्चे 95% से ऊपर की कैटेगरी का अंक प्राप्त करते हैं, कुछ बच्चे 90 से 95% की कैटेगरी में आते हैं, कुछ बच्चे 80% और उसके नीचे आते हैं। तो प्रायः ये होता है और हम भी ये महसूस करते हैं, आप भी महसूस करेंगे कि जो बच्चे 90 से 95% के बीच में हैं वो 95% से ऊपर अपने मार्क्स ला सकते थे या उनके मार्क्स 95% से ऊपर आ सकते थे, लेकिन आए नहीं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कट ऑफ नंबर आते हैं उस कट ऑफ से जस्ट नीचे कुछ बच्चे रह जाते हैं और जीवन भर उसके बाद वो पश्चाताप करते हैं। तो ये जो परिणाम है जिसमें आप कट ऑफ के तुरंत नीचे आपका नंबर आता है या आप 90 से 95% के बीच में अंक पाते हैं और इस बात के लिए तड़पते रहते हैं कि काश 95 से ऊपर मेरे मार्क्स आए होते। ऐसा क्यों होता है? जब आप इसकी विवेचना करेंगे, इस पर विचार विमर्श करेंगे, इसके डिटेल स्टडी करेंगे तो एक बात निकल के आती है बहुत साफ कि बच्चे मेहनत करते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, अपना पूरा समय, पूरा ध्यान सब कुछ लगाते हैं और उसके बाद वो बोर्ड की परीक्षा में बैठते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी तैयारी तो बहुत अच्छी हो जाती है, उनके क्लास टीचर, उनके गार्जियन टीचर, उनके मित्रगण भी उससे ये कहने लगते हैं कि भाई तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है। जो प्री बोर्ड के आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है और ये जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रहती है और सारी बातें आप सुनते हैं लोगों से अपने बारे में, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आत्मसंतुष्ट होने का भाव जागृत हो जाता है। और दरअसल यही वो भाव है जो जब जागृत होता है तब आपको उतनी मेहनत नहीं करने देता जितनी आपसे अपेक्षा है या जितनी आपको करनी चाहिए, जिसका परिणाम ऐसा नहीं कि आप फेल हो जाते हैं, अच्छे नंबर आते हैं आपके, लेकिन आपकी आशा के अनुरूप नंबर नहीं आते और आपको हमेशा उसका पछतावा बना रहता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप फुटबॉल का गेम अगर देखें तो आप फुटबॉल को लेकर के गोल पोस्ट के पास तो पहुँच गए लेकिन गोल नहीं कर पाए। हॉकी का खेल देखें तो हॉकी में भी बॉल को ड्रिबल करते हुए आप गोल पोस्ट के पास पहुँच गए मगर गोल करने में चूक गए। चूकना अर्थात वो लक्ष्य, अंकों का वो लक्ष्य जो आपने खुद के लिए तय किया था वो आप हासिल नहीं कर सके, उसे आप प्राप्त नहीं कर सके। जीवन के हर क्षेत्र में आप ये पाएंगे कि ऐन वक्त पे
जब आप अपना लक्ष्य हासिल करने ही वाले थे, उसी वक्त आत्मसंतुष्टि के कारण उस लक्ष्य को भेदने में आप चूक गए कि आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर सामर्थ्य है, लेकिन इन सारे गुणों के होते हुए भी सिर्फ आत्मसंतुष्टि के भाव के कारण आप ऐन वक्त पर लक्ष्य भेदने में सफल नहीं हो सके, जबकि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी यही है। आपने कई दफ़ा देखा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखिए तो कुछ बच्चे ऐसे जिनको देख के ये लगता है साल भर कि भाई इन्होंने तो कोई मेहनत ही नहीं की, इन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की, पता नहीं ये सफल होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे बच्चे अक्सर अप्रत्याशित परिणाम हासिल कर लेते हैं। अगर आप गौर करें तो प्री मेडिकल टेस्ट जो होते हैं उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि जिन बच्चों पे बहुत आशाएं होती हैं, जिनसे बहुत अपेक्षाएं होती हैं, वो रह जाते हैं, और जिनसे अपेक्षा नहीं रहती है, जिन्हें हम खिलंदड़ी मानते थे, जिनको ये कहते थे कि ये तो मेहनत नहीं करते, ये तो पढ़ते नहीं, वो सेलेक्ट हो जाते हैं वहाँ। तो ये एक जो स्थिति पैदा होती है, दरअसल ये बहुत खुद को बहुत सालती है, खुद को बहुत कष्ट देती है, खुद को बहुत तकलीफ़ देती है। और आजकल ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आप ये पाएंगे कि हर जगह तो कंपटीशन ही है। पढ़ाई में देखिए, करियर में देखिए, स्पोर्ट्स में देखिए, और अन्य कोई काम में देखिए, कहीं पर भी अगर आप जाएंगे तो सब जगह एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग के साथ ही आपको काम करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है। और जहां आप इससे चूके वहीं आप पीछे रह गए। स्पोर्ट्स में तो कई दफ़ा ऐसा होता है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। 1983 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप उस समय की जो अजेय टीम थी वेस्ट इंडीज़ की, उनके साथ भारत ने खेला था। कि 1983 के परफॉर्मेंस के आधार पे हर कोई ये कह रहा था कि वेस्ट इंडीज़ ये वर्ल्ड कप जीत जाएगा। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने सिर्फ 183 रन बनाए थे, और ये टोटल कोई इतना बड़ा टोटल नहीं था कि जिससे वेस्ट इंडीज़ को किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत होती। लेकिन जब छोटे स्कोर पे इंडिया ऑल आउट हो गई तो वेस्ट इंडीज़ की टीम के अंदर एक आत्मसंतुष्टि का भाव ये पैदा हो गया कि लक्ष्य बहुत छोटा है, हमारे पास एक से एक धुरंधर बल्लेबाज हैं, और अब तो ये मैच हमारी मुट्ठी में है। बस यही आत्मसंतुष्टि का भाव, ऐसा भाव पैदा हुआ कि जिसने एक नया इतिहास रच दिया। वेस्ट इंडीज़ हार गई, वो भी 43 रनों से हारी, और भारत विश्व विजेता बन के उभरा। तो फ्रेंड्स, ये जो आत्मसंतुष्ट होने का भाव है, हमको इससे अपने आप को बचाना है। अगर ये भाव हमारे अंदर पनपता है तो हम ये निश्चित समझ सकते हैं कि हम अपने अपेक्षित परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकते, जिसका सीधा मतलब ये है कि जो हमारे पास पोटेंशियल है, जो हमारे पास सामर्थ्य है, जो हम हासिल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उसको करने में हम चूक जाएंगे। कि ये कॉम्प्लिसेंट होना, कॉम्प्लिसेंसी की फीलिंग होना या आत्मसंतुष्ट होना, दरअसल इसका अर्थ क्या है? अपनी वर्तमान प्रगति से, अपनी उन्नति से हम इस कदर संतुष्ट हो जाएं कि अब ये सोचने लगें कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, अब हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जब इस प्रकार का भाव हमारे मन में पैदा होता है, वही हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में एक रुकावट बन के खड़ा हो जाता है।
और यही कॉम्प्लिसेंट है। ये हमेशा एक नेगेटिव सेंस में ही यूज़ किया जाता है। कुछ स्पोर्ट्स में भी इस प्रकार के दृश्य कभी कभी सामने आते हैं कि जिसमें खिलाड़ी जीत के बिल्कुल करीब होता है, फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल करीब होता है, और वहाँ पहुँच के उसके अंदर वो भाव आत्मसंतुष्टि का पैदा हो जाता है। वो जितनी शिद्दत के साथ अपना प्रयास कर रहा था उसमें थोड़ा सा शिथिल हो जाता है, और वो शिथिलता दरअसल उसकी हार का कारण बनती है। वो फिनिशिंग लाइन को बाद में टच करता है, उसके पहले जो पीछे से प्रयासरत लोग थे उनमें से कोई उसे टच कर जाता है। ये कॉम्प्लिसेंसी के भाव को समझने के लिए मैं एक बहुत छोटा उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। हम में से सब ने बचपन में ये कहानी ज़रूर पढ़ी होगी, खरगोश और कछुए की दौड़। तो खरगोश और कछुए की जो दौड़ थी उसमें सबको पता था, सब समझ रहे थे, सब जान रहे थे कि भाई खरगोश तो बहुत तेज़ उछल कूद करते हुए चलने वाला जानवर है, छोटा सा, और कछुआ उसके मुकाबले बहुत ही धीमे धीमे चलने वाला जानवर है। तो आखिरकार जीत तो खरगोश की होनी निश्चित थी, तय थी। और इस दौड़ में आधे रास्ते तक कछुआ बहुत पीछे रह गया, जबकि खरगोश बहुत आगे निकल गया था। लेकिन वहीं खरगोश कॉम्प्लिसेंट हो जाता है, आत्मसंतुष्टि के भाव से ग्रसित हो जाता है। देख के उसे लगता है कि कछुआ तो बहुत धीरे धीरे आ रहा है, मैं थोड़ा सुस्ता लूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाऊंगा। बस यही आत्मसंतुष्टि का भाव उस खरगोश के लिए हार का कारण बनता है। खरगोश हार जाता है कि कछुआ अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, फिनिशिंग लाइन टच कर लेता है, और खरगोश अपने उसी कॉम्प्लिसेंट भाव के कारण, उसी कॉम्प्लिसेंसी के कारण पिछड़ जाता है। अब देखिए, यहाँ पे खरगोश के अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, क्षमता है, सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी सिर्फ कॉम्प्लिसेंट होने की वजह से वो रेस हारता है। आइए इस बात पर भी हम चर्चा करते हैं कि अगर कॉम्प्लिसेंट आप हो गए या आप में आत्मसंतुष्टि का भाव पैदा हुआ तो दरअसल उस वक्त होता क्या है। देखिए, 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो तुरंत डाउन हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले तो आपका जोश, यानी एंथुसियाज्म जो होता है, आपके अंदर का एंथुसियाज्म वो डाउन हो जाता है। तो जितने जोश के साथ आप कोई काम कर रहे होते हैं उसका रफ्तार कम हो जाती है, काम करने की, प्रयास करने की और मेहनत करने की। दूसरा ये कि जो न्यू आइडियाज़ हैं, जो न्यू थिंकिंग है, उसको आप स्वीकार नहीं कर पाते उस वक्त, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ नया करने की तो ज़रूरत है नहीं। ऐसे अवसर पे जब आप नए आइडियाज़ को त्याग देते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करते, तो उसमें जो सफलता के गुण हैं, जो सफलता का राज छुपा रहता है, आप उससे वंचित हो जाते हैं। आपकी रचनात्मकता भी कम हो जाती है, क्योंकि नए आइडियाज़ आप लेते नहीं तो क्रिएटिविटी भी डाउन हो जाती है। और इसका असर ये पड़ता है कि जो आपका प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर होने के कारण आप प्रायः हार जाते हैं, या फिनिशिंग लाइन तक पहुंच नहीं पाते हैं, या लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, किसी लक्ष्य को पाने की प्रक्रिया में होते हैं, तो उस समय तो तमाम तरह के पॉजिटिव चेंजेस आपके अंदर आते हैं, लेकिन आत्मसंतुष्टि के भाव के कारण
वो जो पॉजिटिव चेंज है, जो सकारात्मक बदलाव है, वो ठहर जाता है, रुक जाता है, थम जाता है। और ये जो पॉजिटिव बदलाव थमता है तो इसका असर कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है आपके आत्म सुधार पे, यानी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि जिस पर आत्मसंतुष्टि का नकारात्मक असर आ जाता है और ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को प्रभावित करता है और आपको आगे बढ़ने से रोकता है, लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है, सब में ये रुकावट बन के खड़ा हो जाता है। अब सवाल ये है कि अगर आत्मसंतुष्टि एक रुकावट है तो हमें करना क्या चाहिए? मैं समझता हूँ आत्मसंतुष्टि को त्यागना हमारा सबसे बड़ा कर्म होना चाहिए। लेकिन ये भी होना चाहिए कि हम ये समझ पाएँ कि कब हम आत्मसंतुष्ट हो रहे हैं, कब हम कॉम्प्लेसेंट हो रहे हैं। तो हमें आवश्यकता है जो हमारे प्रगति है, जो हमारी प्रोग्रेस है, उस पर बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग हम करते रहें, जिससे हमें अपने प्रोग्रेस की रफ्तार का पता चले। और जब लगे कि हमारी प्रगति धीमी हो रही है तो इसका मतलब है कि अब हम कॉम्प्लेसेंट हो रहे हैं, हमें तुरंत ही सतर्क और सजग होने की ज़रूरत है। लिहाजा कॉम्प्लेसेंट न बनिए, आत्मसंतुष्टि के भाव को अपने से दूर रखिए। और 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करूँगा कि एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने तक हौसला बनाए रखिए। आपका हौसला, आपका जोश, आपका उत्साह अगर ये बना रहेगा तो आप निश्चित है कि आगे बढ़ते रहेंगे, सफलता प्राप्त करते रहेंगे और आपको ज़िंदगी में कोई हरा नहीं पाएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।